लेबनान में पेजर अटैक हुआ। ये पेजर अटैक हुआ कैसे हुआ? किसी बहुत ही स्मार्ट शख्स ने, जो हिजबुल्लाह का एडवाइज़र रहा होगा, उसने एक दिन एक आइडिया निकाला। ये हिस्सा उड़ गया और ये हिस्सा बच गया। ऐसा क्यों हुआ? इजराइल ने भारत को इस चीज़ में मदद की और चोरी चुपके 2000 के शुरुआती के टाइम पे पत्रकारों में बड़ा पॉपुलर था पेजर। उस समय ब्रेकिंग न्यूज़ का और कोई तरीका था नहीं। आपने पेगासस का नाम सुना होगा, स्पाईवेयर जो सारी हरकतें कैद कर सकता है। अचानक से जब पेजर्स फटने लगे तब कई लोगों को पता चला कि अच्छा, इतने बड़े पैमाने पे पेजर इस्तेमाल ही होता है। मोसाद ने कम से कम 2 कंपनियां स्थापित की यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में। जैसे ये मोबाइल है ऐसे इसी तरह का पेजर होगा। मेरे ख्याल से जो यंगस्टर है, अभी लास्ट पेजर उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा होगा। भाई, आप इस देश के सबसे बड़े क्राइम रिपोर्टर्स में से एक हैं। हम तो आपके बहुत पुराने फैन हैं। कई लोगों को, आपके दर्शकों को पता नहीं होगा, जब इस शो की बात चल रही थी तो एक और नाम भी आपने प्रपोज किया था। मुझे वो नाम बहुत पसंद था। कैसे ट्रिगर्ड किया गया होगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये साइबर अटैक था? बहुत से लोग साइबर अटैक मान रहे हैं। गलवान के समय भारत के कई पावर ग्रिड्स पे चाइना की तरफ से साइबर अटैक हुआ। अगर इस पेजर का और इस वॉकी टॉकी का फिजिकल एक्सेस नहीं मिलता मोसाद को, तो वो ब्लास्ट नहीं हो सकता था। तो ये सामने आई गया ना पेजर से कि इस तरह की टेक्नोलॉजी से भी आने वाले दिनों में क्या जो अटैक है उसको अंजाम दिया जा सकता है या कभी। हमारे विदेश मंत्री अभी जर्मनी गए हुए थे। जर्मनी में वो एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स को वहाँ के सवालों का जवाब दे रहे थे। अभी अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो क्राइम ब्रांच। जैसा कि हम हर बार आपको बताते हैं कि शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से वास्ता रहा है। दोस्तों, इन दिनों एक बम धमाके की देश और दुनिया में चर्चा है। वो बम धमाका हुआ है लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े लोगों पर। वो लोग एक पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे। अचानक उस पेजर में धमाका होता है और 37 लोगों की मौत हो जाती है। किस तरह से उस धमाके को अंजाम दिया गया, क्या है पेजर बम, इन तमाम चीज़ों पर आज रोशनी डालने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो आज तक इंडिया टुडे के ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एडिटर हैं, अंकित कुमार जी। अंकित कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है इस शो में। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो लेबनान में पेजर अटैक हुआ, जो इतनी चर्चा में बना हुआ है, ये पेजर अटैक हुआ कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। दर्शकों को, हम जो आपके दर्शक हैं उन्हें हम इससे पहले कि पेजर अटैक के बारे में बताएं, थोड़ा बहुत कई लोगों को पेजर के बारे में बताना पड़ेगा। तो जो लोग बहुत पुराने नहीं हैं, जिनकी उम्र 25 साल उसके आसपास है, शायद उन लोगों ने पेजर कभी इस्तेमाल नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं। तो जैसे कहते हैं इंसान के बारे में कि इंसान के पहले चिंपैंजी, बंदर, तो मोटा मोटा अगर समझें तो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन के पहले नॉर्मल फ़ोन्स के पहले पेजर्स। आपका जो फ़ोन होता है उस फ़ोन से आप अपना जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दें, सिम कार्ड हटा दें, कोई कॉलिंग फैसिलिटी नहीं हो, और अगर वो रेडियो सिग्नल पे चले तो 90 के दशक में और हमारे देश में 2000 के शुरुआती के टाइम पे पत्रकारों में बड़ा पॉपुलर था पेजर। उस समय ब्रेकिंग न्यूज़ का और कोई तरीका था नहीं। कई दूसरे प्रोफेशन में लोग यूज़ करते थे। तो इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी जिसका आज के डेट में 2-3 जगहें ही इस्तेमाल होती हैं। अमेरिका में कुछ स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन्स बंद हैं, तो माँ बाप अपने बच्चों को एक पेजर दे देते कि कोई ज़रूरी संदेश होगा तो हम अपने बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स, वहाँ कुछ स्टाफ्स को पेजर दिए जाते हैं कि स्टाफ हर समय अपने फ़ोन में बिज़ी ना हो, जो काम की बातचीत है वो प्रकाशित हो जाए। तो अगला सवाल उठता है कि इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आखिर फिर हिजबुल्लाह कर क्यों रहा था?
दरअसल हुआ ये कि पिछले कुछ सालों में आपने पेगासस का नाम सुना होगा, स्पाईवेयर जो आपके स्मार्टफोन में जाके आपकी सारी हरकतें कैद कर सकता है। तो जैसे जैसे इस तरह की खबरें आती रहीं, हिजबुल्लाह के जो लीडर्स थे उनका ये विश्वास बढ़ता गया कि इज़राइल की जो क्षमता है आपके स्मार्टफोन को मॉनिटर करने की, आपके फ़ोन में घुस जाने की, आपके फ़ोन को के कैमरे को इस्तेमाल करने की, आपकी गतिविधियों को पकड़ने की, वो बहुत बढ़ गई है। तो किसी बहुत ही स्मार्ट शख्स ने, जो हिजबुल्लाह का एडवाइज़र रहा होगा, उसने एक दिन एक आइडिया निकाला कि क्यों ना हम एक स्टेप पीछे चल देते हैं। हम एक जनरेशन पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लैंडलाइन फ़ोन इस्तेमाल कर लेते हैं, पेजर इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। पेजर में कोई ना तो कोई डॉक्यूमेंट जा रहा है, ना कोई ऐसी तस्वीर जा रही है, कॉलिंग तो है ही नहीं। तो इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए पेजर्स इस्तेमाल हो रहे थे। अभी 2 दिन पहले जब ये तस्वीरें आनी शुरू हुई, अचानक से जब पेजर्स फटने लगे, तब कई लोगों को पता चला कि अच्छा इतने बड़े पैमाने पे पेजर इस्तेमाल भी होता है। वरना इक्का दुक्का खबरें कहीं कहीं आती थी कि हाँ हिजबुल्लाह के लोग पेजर इस्तेमाल करते हैं। अब कहानी इतनी बड़ी है कि इसके बारे में इसके कई और कई छोर हैं। हम कई दफ़ा एज रिपोर्टर्स कई ऐसी कहानियाँ रिपोर्ट करते हैं जिसमें बहुत कुछ हमें पता होता है और बहुत कुछ अभी जिसे हम कहते हैं अननोन है, इसमें थियरीज होती हैं। और उसमें जो सबसे संभावित थियरी हमें समझ में आती है कि ठीक है इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन मोटा मोटा लगता है यही हुआ होगा, क्योंकि बाकी सारी थियरीज वो गिर जाती हैं। इस पूरे घटनाक्रम में दरअसल जो सबसे प्रबल थियरी है वो ये चल रही है कि इज़राइल को कई सालों से ये चीज़ पता थी कि हिजबुल्लाह कौन सा पेजर, कौन सा कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल कर रहा है। ये तो सिर्फ एक इंटेलिजेंस की बात हो गई। अब इंटेलिजेंस ही काफ़ी नहीं होता है। उस इंटेलिजेंस को अगर आप दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर लें तो उस इंटेलिजेंस का मतलब है। अब यहाँ एंट्री होती है मोसाद की। 2022 में, यानी अभी जो पिछले साल अक्टूबर में जो हमास ने इज़राइल में जो घटनाक्रम को अंजाम दिया, उससे भी पहले मोसाद ने कम से कम 2 कंपनियां स्थापित की यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग देशों में 2 कंपनियां शुरू की। एक कंपनी हंगरी में, एक कंपनी बुल्गारिया में, एक कंपनी कंसल्टेंसी कंपनी, एक कंपनी मैनेजमेंट कंपनी। जो कंसल्टेंसी कंपनी है वो जाती है ताइवान, और ताइवान में एक कंपनी है अपोलो ग्लोबल। उनसे कहती है कि भाई साहब आपका एक पुराना पेजर है का बिज़नेस है, कोई तो ख़रीदता नहीं, हमारे पास कुछ यूज़ है उसका, तो आप अपना लाइसेंस हमें दे दो। लाइसेंस का मतलब है कि हम आपका नाम इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे हम। जैसे आप अगर आज के डेट में आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो तो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन करता है, लेकिन ब्रांडिंग आईफोन की होती है, एप्पल उसको बेचता है। उस केस में जो अपोलो गोल्ड कंपनी है, ताइवान की कंपनी, उन लोगों ने ये कहा कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, यूरोपियन लोग हैं, अच्छे बड़े लोग हैं, उनकी महिला सीईओ हैं, इटली से काफ़ी पढ़ी लिखी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी लिखी हैं, तो उनकी एक अपनी रेपुटेशन थी। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वहाँ गए, वो साथ में दूसरे कारोबार भी करते रहे, उनका एक पोर्टफोलियो था। और उन्होंने कहा कि हमारे पास क्लाइंट्स हैं, हम बेचेंगे उनको, और उन्होंने बेचना शुरू किया। अब ये पूरा का पूरा बिज़नेस, अब आज ये समझ में आता है, अगर आप अमेरिकी इंटेलिजेंस की माने, अमेरिकी इंटेलिजेंस के असेसमेंट के अगर आप माने, तो 2 साल पहले ये पूरा बिज़नेस सिर्फ इसलिए सेटअप किया गया था कि वो पेजर्स हिजबुल्लाह को सप्लाई किया जा सके। तो आज जो आप देख रहे हैं, इसकी कहानी 2 साल से लिखी जा रही थी, इस बम ब्लास्ट की। जी, इस पेजर ब्लास्ट की। तो
हिजबुल्ला जो पुराने पेजर बड़े सस्ते में इज़राइल से बचने के लिए ख़रीद रहा था, उसे ये नहीं पता था कि वो इज़राइल की ही जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो उनसे ख़रीद रहा है यूरोप में जाके, और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था कि नहीं हम तो बड़े एडवांस्ड हैं जी, हमने तो बचा लिया अपने आप को। अब पेजर तो हमारे पास दिखाने के लिए है नहीं। पहले एक दिन पेजर करीब 4000 पेजर्स में ब्लास्ट हुआ। अभी उससे पूरी तरह से उभर भी नहीं पाए थे वो लोग। अगले दिन फिर जो उनके वॉकी टॉकीज़ थे उसमें ब्लास्ट होना शुरू हो गया। अब उसके पीछे एक दूसरी कंपनी है। वॉकी टॉकी वाली जो कंपनी है वो जापानीज़ कंपनी है। वो जापानीज़ कंपनी का कहना है कि जो मॉडल दिख रहा है वॉकी टॉकी में, वो तो हमने 10 साल से बनाया नहीं, तो या तो किसी ने हमें कॉपी किया है या ये कोई पुराना स्टॉक हो सकता है, हमने तो अभी नहीं बेचा किसी को। अभी उसकी पड़ताल जारी है, लेकिन मोटा मोटा माना यही जा रहा है कि इन्होंने जिससे भी ख़रीदा वो इज़राइल के लोग ही बना करके उन्हें सप्लाई कर रहे थे। तो इतनी लंबी लंबी प्लानिंग करता है मतलब इजराइल मोसाद, मतलब देखिए इज़राइल इस केस में एक बहुत ही जिसे हम कहेंगे बहुत ही यूनिक कंट्री है, बहुत ही यूनिक स्थिति में भी है। शायद ही कोई देश विश्व में जो कि एक तरह से अच्छा खासा अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें, प्रति व्यक्ति आय देखें, तो वो अच्छी श्रेणी में माना जाएगा। लेकिन उस लेवल पे टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, शिक्षा होने के बावजूद, अच्छी कमाई करने के बावजूद, उसकी सिक्योरिटी आज के डेट में हर समय उसकी सिक्योरिटी पे खतरा होता है। ईरान से लेकर के लेबनान, सीरिया, जो अलग अलग एक किसी ज़माने में इजिप्ट या मिस्र के साथ लड़ाई हुई थी, तो इज़राइल एक उस अपने आप को उस स्थिति में लाना नहीं चाहता था जहां उस पे एग्जिस्टेंस का खतरा हो जाए। वो छोटा सा देश है और अक्टूबर 7 को जो हुआ वो तो सब लोगों ने देखा। उसके बाद तो बिल्कुल ही वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं थी लैब्स की। तो जिसे हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव, आप देखें कि आपके खिलाफ तैयारी हो रही है और आप स्ट्राइक करें, हमला होने से पहले आप स्ट्राइक करें। तो मोटी मोटी इज़राइल की डिफेंस पॉलिसी प्रीएम्प्टिव एक्शंस की ही रही है। अगर उसे लगता है, उसके इंटेलिजेंस को लगता है कि कहीं कुछ होने वाला है, तो उसकी तैयारी पहले शुरू हो जाती है। अगर आप आज के एक्शन के लिए आज तैयारी शुरू करोगे तो वो हो नहीं पाएगा। तो आपको 2 साल 3 साल आगे की तैयारी करनी पड़ती है कि हम कैसे अपने आप को, क्योंकि वो कई ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो इज़राइल के होने को ही कबूल नहीं करना चाहते। कई देशों ने इज़राइल को मान्यता नहीं दे रखी, वो मानते नहीं इज़राइल से कोई देश होता है। तो जब आपको पूरी तरह से आपके एग्जिस्टेंस पे ही जब खतरा हो, तो आपको इस तरह के मेजर्स लेने पड़ते हैं। आपको प्लानिंग करनी पड़ती है अगले 3 साल की, अगले 4 साल की, अगले 5 साल की। अच्छा, ये मुझे बताइए, जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल ऐसे इसी तरह का पेजर होगा मेरे ख्याल से। जो यंगस्टर है, अभी लास्ट पेजर उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा होगा, जो वो खरीद के लाता है, जो एक्टर है वो खरीद कर लाता है पेजर। चूँकि उस वक्त उसमें भी पुराने ज़माने की बात है, तो वो लेकर आता है और फिर मैसेज करता है। तो पेजर में सिर्फ मैसेज का आदान प्रदान होता। तो अगर इससे छोटा या इससे बड़ा तो होता नहीं होगा, तो इसमें कैसे ऐसे बम धमाका हुआ कि आदमी मर जाए, 37 लोग मरे, तो कैसे हुआ होगा वो, कैसे? हमारे पास दिखाने के लिए पेजर तो है नहीं, लेकिन अगर हम मोबाइल फ़ोन से शुरू करते हैं तो आपने सही कहा, साइज़ छोटा। जो हमने तस्वीरें देखी हैं उनमें इससे करीब आधे साइज़ का। जब पहली तस्वीरें आनी शुरू हुई, अच्छा उससे पहले ये बता देते हैं कि आखिर हम और आप क्यों बात कर रहे हैं। आप तो इस शो के होस्ट हैं भाई, आप इस देश के सबसे बड़े क्राइम रिपोर्टर्स में से एक हैं, हम तो आपके बहुत पुराने फ़ैन हैं। मैं क्यों बैठा हूँ? तो जब ये पहले दिन ये ब्लास्ट हुआ और जब ये पहली तस्वीर आई जहाँ पे आधा पेजर टूटा हुआ था, इसका एक चौथाई हिस्सा ही बचा होगा, तो हमने और हमारी टीम ने क्या किया, जो हिस्से बचे थे उसके आधार पे, उनकी मार्किंग के आधार पे
हमने पहचान की कि आखिर ये किस कंपनी का है। आपने जो परिचय दिया ओपन सोर्स, ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स यही है। थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टिगेशन या इंटेलिजेंस की बात होती है, आज से अगर आप 20 साल पहले चले जाएं तो इंटेलिजेंस क्या था? जैसे आप हैं, हाँ, इंटरसेप्शन, ह्यूमन इंटेलिजेंस और फलानी चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें सरकार या मिलिट्री के पास होती हैं या पुलिस के पास होती हैं। वो आपका डोमेन है। आप जाते हैं और सरकारी तंत्र से, पुलिस से, इंटेलिजेंस से, कई दफ़ा आपके आई विटनेसेस से आप इंटेलिजेंस इकट्ठा करते हैं। कई लोगों को, आपके दर्शकों को पता नहीं होगा, जब इस शो की बात चल रही थी तो एक और नाम भी आपने प्रपोज किया था। बाद में आप पलट गए, लेकिन मुझे वो नाम बहुत पसंद था। शो का नाम बता दूं मैं दर्शकों को? नहीं ठीक है, हाँ फिर शो का नाम एक सोचा गया था AI, अरविंद इंटेलिजेंस, क्योंकि ये अरविंद जी का डोमेन है। इस पूरे डोमेन में अरविंद जी के बराबर अभी के डेट में तो कोई नहीं है, मुझे तो नहीं दिखता। हाँ, लेकिन वो मैं तो डिपेंड हूँ उस पर हूँ ना, वो इंटेलिजेंस सरकारी तंत्र पर। तो यहाँ पे हमारा रोल शुरू हो जाता है। दरअसल पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस होती गई और टेक्नोलॉजी की वजह से कई सारी चीज़ों का एक तरह से कहें लोकतंत्रीकरण होता गया। आसान भाषा में कहें, जो चीज़ें पहले सिर्फ सरकार या मिलिट्री, जो सूचना सिर्फ कुछ इंटेलिजेंस के लोगों के पास होती थी, अब वो जनता के बीच में बंटने लगी। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। करगिल की लड़ाई चल रही थी। करगिल की लड़ाई चल रही थी और करगिल की लड़ाई के समय, उस समय अमेरिका तो भाई हमारा कोई मित्र था नहीं, एक तरह से सैंक्शंस लगा रखे थे। तो उस समय सैटेलाइट इमेजेस बहुत क्रूशल होती थी और उस समय इसरो इतना कैपेबल नहीं था जितना आज है। कहानियाँ ये हैं कि, और कई लोगों के अकाउंट्स हैं उसमें, कि इजराइल ने भारत को उस समय इस चीज़ में मदद की, सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू, और चोरी चुपके मदद की। और उस समय आप उसकी कीमत नहीं सोच सकते, वो कीमत कितनी रही होगी, क्योंकि वो बहुत गिनी चुनी सरकारों के पास उस तरह की क्षमता थी ऊपर से देखने की कि कहाँ कहाँ पाकिस्तानी जो सैनिक हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो कहाँ कहाँ उन्होंने बना रखा अपना पोजीशन। वो बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन थी। अब आज के डेट में अगर हम बात करें, हम बैठते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारा जो वर्क स्टेशन होता है, वहाँ पे उस लेवल या उससे बेहतर लेवल की कई तस्वीरें हमें अवेलेबल है। यानी जो उस समय भारत सरकार के पास अवेलेबल नहीं था, वो आज हमारे ऐसे पत्रकारों के पास अवेलेबल है। और इसी चीज़ को जब हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी सूचना जो कि एक्सेस की जा सकती है ओपनली, और उसको आप इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हो गया। अगर आप उसका उपयोग इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं तो वो ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन हो गया। इस केस में हमने क्या किया, जो फ्रैगमेंट्स बच गए पेजर के या वॉकी टॉकी के, वहाँ से हमने असेस करना शुरू किया कि भाई ये बनाता कौन है। वही जानकारी हमें ताइवान ले गई, वही जानकारी हमें जापान ले गई। ताइवान कंपनी के जो CEO हैं या जापानीज़ कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन लोगों ने फिर कहा कि नहीं, ये तो हंगरी में है, ये तो बुल्गारिया में है। अब हंगरी का सिर्फ एड्रेस था हमारे पास, बुडापेस्ट का। अब आज के डेट में गूगल स्ट्रीट व्यू होता है। यूरोप में कई जगहों पे आप स्ट्रीट व्यू का एड्रेस डालेंगे, आपको वहाँ की एड्रेस दिखना शुरू हो जाता है। हमने स्ट्रीट व्यू का इस्तेमाल किया। हमने उस एड्रेस को देखा जहाँ पे इस सो कॉल्ड पेजर बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर, जिसको मोसाद ने सेट किया था, अब उस बिल्डिंग को आप देखते ही समझ जाएं कि वहाँ तो कोई फैक्ट्री चल नहीं सकती। बाद में वहाँ की सरकार ने भी यही कहा कि यहाँ तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ही नहीं, यानी वो शेल कंपनी थी। वापस आपके सवाल पे आते हैं कि ब्लास्ट हुआ कैसे। तो पेजर तो छोटा होता है, वो फट जाने का तो कुछ बचता नहीं है। अगले दिन जब वॉकी टॉकी फटने शुरू हुए, तो अगर आपने देखा होगा टीवी में, हमारे पास एक वॉकी टॉकी है यहाँ पे। ये एक नॉर्मल वॉकी टॉकी है, कुछ इसी तरह का, बिल्कुल सेम तो नहीं, लेकिन जो तस्वीरें पहली आई वो इस तरह की तस्वीरें आई, दिखाई की जैसे ये इस तरह की तस्वीरें आई।
ऑफ कोर्स डैमेज था, लेकिन ज़्यादातर तस्वीरों में आपको ये हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा। अब ये हिस्सा क्यों बच गया और ये हिस्सा क्यों उड़ गया? ये हिस्सा उड़ गया और ये हिस्सा बच गया, ऐसा क्यों हुआ? ये हिस्सा दरअसल है बैटरी। अच्छा। और ये इसमें बाकी का डिवाइस है। तो इसके आधार पे जो पॉपुलर थ्योरी बनी वो ये बनी कि कहीं ना कहीं जो छेड़खानी हुई है वो इस हिस्से के साथ हुई है। यानी मोसाद ने जब ये पूरा सेट बनवाया होगा तो कहीं ना कहीं बैटरी के हिस्से में, और फिर से ये थ्योरी है, इसका आप कोई सबूत मांगने जाएं, कहीं ढूंढने जाएं तो आपको सिर्फ जो वो पुराना इंटेलिजेंस वाला आ जाएगा कि आपको अमेरिकी इंटेलिजेंस सोर्सेज कह रहे हैं कि हमारा असेसमेंट ये है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस हिस्से में मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव्स डाले गए। अब इसमें ये एक दोधारी तलवार हो गई। अगर आपने इसमें ज़्यादा सेंसिटिव डाल दिए एक्सप्लोसिव्स तो खतरा ये है कि कहीं टाइम से पहले ना फट जाए, बैटरी हीट होके ना फट जाए। तो आपको बचाना भी है जिससे कि जब आप चाहें तभी फटे, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ है वो एक साथ हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक आज हुआ, एक 2 महीने बाद हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मिनटों के अंदर में कई ब्लास्ट हो गए, यानी कोई तो बटन कहीं से दबा रहा था। तो इसमें जो अभी तक के जो भी एविडेंसेस हैं उसके हिसाब से दरअसल हुआ ये है कि बैटरी वाले हिस्से में, चाहे वो पेजर हो चाहे वो वॉकी टॉकी हो, बैटरी वाले हिस्से में एक हाई ग्रेड बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव डाला गया। अब दूसरी बात पेजर की या वॉकी की क्या है, ये एंटीना देख रहे हैं आप, क्यों है एंटीना? ये एंटीना है रेडियो सिग्नल पाने के लिए और ब्रॉडकास्ट करने के लिए, इसका यही इस्तेमाल है। रेडियो सिग्नल से कम्युनिकेट करता है ये डिवाइस। हिजबुल्लाह ने सबसे बड़ी गलती यही की। मान लीजिए आपके देश में हजारों की संख्या में एक्सप्लोसिव डिवाइसेस आ भी गए, उनको डिटोनेट करना फिर भी एक चैलेंज होगा बाहर के किसी भी मुल्क के लिए। लेकिन अगर वो एक्सप्लोसिव एक बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है और वो बैटरी एक ऐसे डिवाइस में है जो रेडियो सिग्नल पे चलता है, तो किसी भी दूर देश में बैठ के उस रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करके आप उस डिवाइस को ट्रिगर कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। मेरा यही सवाल ही होता है, हाँ, कि कैसे ट्रिगर्ड किया गया होगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये साइबर अटैक था? बहुत से लोग साइबर अटैक मान रहे हैं। साइबर अटैक कहना थोड़ा सा गलत होगा। देखिए, हम कुछ चीज़ों को बड़ा कैजुअली इस्तेमाल करते हैं। अब किसी भी चीज़ में जिसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी आ गया वो साइबर है। अब क्या परिभाषा है साइबर की, ये तो खैर अलग बात है। लेकिन एक होता है डिजिटल डिवाइस, आपका स्मार्टफोन, आपका लैपटॉप जिसमें इंटरनेट चलता है, जिसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिजिटल डिवाइस, उसको हैक कर सकते हैं, उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसका डेटा क्लाउड पे जाता है, उसको दूर बैठा आपका हैकर एक तरह से कंट्रोल कर सकता है पूरी तरह से, और उससे वो चीज़ें भी करा सकता है जिस चीज़ों के लिए वो डिज़ाइन नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पेजर, इस तरह की चीज़ें, नॉर्मल जो आप गाँव में रेडियो पहले देखते होंगे, उस तरह के डिवाइसेस, उनको उसमें साइबर का शब्द इस्तेमाल करना थोड़ा सा गलत होगा। उसमें ऐसा नहीं कि कोई हैकर आपके फ़ोन में घुस गया। अगर इस पेजर का और इस वॉकी टॉकी का फिजिकल एक्सेस नहीं मिलता मोसाद को, तो वो ब्लास्ट नहीं हो सकता था। दूर बैठे आप रिमोट का बटन दबा के ब्लास्ट नहीं कर सकते थे, चूँकि वो आप ही बना रहे थे, चूँकि मोसाद ही उस चीज़ को बना रहा था। तब ये अटैक संभव हुआ। ट्रिगर करने के लिए आपने रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल किया, लेकिन उससे पहले 90% काम हो चुका था। आपने एक शेल कंपनी बनाई, 2 शेल कंपनियां बनाई, हो सकता और ही बनाई हो, एजेंट्स रखे। संभव है कि जो लोग काम कर रहे हों उन्हें भी नहीं पता हो वो किसके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जो मैंने सीईओ का जिक्र किया, सीईओ का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। वो ऐसा नहीं है कि कोई इजराइल से जाके अचानक से उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो कई दफ़ा होता है कि भाई कोई इन्वेस्टर कहीं गया कि हम ये कंपनी शुरू करना चाहते हैं, आपने उसके लिए एक शेल कंपनी बना ली, उस शेल कंपनी ने एक और शेल कंपनी बनाई,
उस शेल कंपनी ने फिर एक और बनाई और उसमें आपने एक एम्प्लॉय हायर किया और उससे कहा कि आप उसके लिए काम करो। तो उस केस में तो जो लोग काम कर रहे होते हैं उस वेब में, कई दफ़ा उन्हें भी नहीं पता होता कि उनका एम्प्लॉयर कौन है, वो आखिर काम किसके लिए कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही एडवांस्ड, बहुत ही जिसे हम कहें समझदारी से बनाया हुआ एक वेब ऑफ, अगर कहें एक इंटेलिजेंस सेटअप था, जो कि दुनिया के जो सप्लाई चेन में लूप होल्स हैं, सप्लाई चेन लूप होल, फिर से आपके दर्शकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कोविड में हमने देखा, कोविड में सबसे पहले चीन बंद हुआ, कई सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, कुछ गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई, तब लोगों को पता चला कि वो पार्ट्स तो चीन से आते हैं, इसलिए कीमत बढ़ गई। अभी के टाइम पे कहा जाता है कि भाई हर देश जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत संजीदगी से लेता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने सप्लाई चेन पे कंट्रोल रखे। आप सुनते होंगे, कहते हैं मेक इन इंडिया, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए हिज़्बुल्लाह के पास ऐसी क्षमता होती कि वो अपने डिवाइसेस खुद बना सकता, पेजर और वॉकीज़ खुद बना सकता, वो जाके यूरोप से नहीं खरीदता, तो मोसाद के लिए ये करना संभव नहीं होता, और होता भी तो बहुत मुश्किल होता, वो इतना आसान नहीं होता। चूँकि आप अपनी बहुत ही बेसिक ज़रूरत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए निर्भर हैं विदेशों के मार्केट पे, आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा में ये खतरा है। और ये किसी भी देश के लिए लागू है, ये हम पे भी लागू। मतलब कुल मिला के इज़राइल को ये मालूम था कि जो हिजबुल्ला या हिजबुल्ला से जुड़े लोग वो भविष्य में हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, इसीलिए वो प्लानिंग उसने पहले से शुरू कर दी कि मैं कैसे, मतलब इज़राइल ने, कि हम कैसे कैसे किस सिस्टम से अपने दुश्मन पर को कब अगर ज़रूरत पड़े तो काबू में कर सकते हैं। इंटेलिजेंस सेटअप में ओझा जी आपको पता ही होगा, आप डिग्री ऑफ एस्केलेशन में स्थितियों को बांटते हैं। अगर ये होगा तो हम क्या करेंगे, हाँ, अगर वो होगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। इजराइल जैसी कंट्री में इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी अच्छे उसमें हैं, अगर आप अच्छी पोजीशन पे हैं, तो आपके पास 7, 8, 10 परिस्थितियों के लिए अलग अलग जवाब तैयार होने चाहिए। और सिर्फ जवाब वो थियरी में नहीं होने चाहिए, वो ग्राउंड पे होने चाहिए कि उन्हें एक बटन दबाएं और एक्टिवेट हो जाए। आप तो टेररिज्म, आतंकवाद कवर करते हैं, आपने कई स्लीपर सेल्स को कवर किया है। क्या होते हैं, लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, अचानक से ट्रिगर एक्टिव होते हैं। एक ट्रिगर आता है, वो एक्टिव हो जाते हैं। उसी का एक बड़ा आप पैमाना मान लीजिए, उसमें स्लीपर सेल में कोई 1, 2 कुछ लोग हो सकते हैं, इसमें पूरा का पूरा एलाबोरेट बिजनेस है, पूरा का पूरा एलाबोरेट प्लान है कि अगर ये होगा तो हम क्या करेंगे, वो होगा तो हम क्या करेंगे, अलग अलग लेयर्स हैं। इजराइल तो इनकार कर रहा है इस ब्लास्ट से, कैसे नहीं है? इजराइल को स्वीकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब कोई भी इंसान जो थोड़ा बहुत भी इस तरह की घटनाओं को फॉलो करता है, उसे पता है, विदेश की सरकारों को भी पता है, अमेरिकी इंटेलिजेंस भी कह रही है कि ये मोसाद का ही काम है। इसमें इजराइल को स्वीकार करने के लिए कोई अलग से इजराइल को कोई नंबर मिलने नहीं है। हिजबुल्लाह अगर ये कह रहा है, हिजबुल्लाह की लीडरशिप अगर ये कह रही है कि इजराइल ने किया है, तो इजराइल को पलट के ये कहना कि हाँ मैंने ही किया है, उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। अच्छा, अब हमारी जो तनातनी रहती है पाकिस्तान से, चाइना से ज़्यादा रहती है, और अमूमन अभी देखा गया, जैसे बीते दिनों खबर चलाई थी भी हम लोगों ने कि किस तरह से 20-22 टेररिस्ट मार दिए। तो क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी से, मतलब अब तो ये सामने आ ही गया ना पेजर से, कि इस तरह की टेक्नोलॉजी से भी आने वाले दिनों में क्या जो अटैक है उसको अंजाम दिया जा सकता है, या कभी हमारी तरफ से अगर हम चाहें तो? अब तो ये चला ही गया, तो लोग एग्जाम्पल लेंगे ही, क्योंकि हमेशा वो तो दिया जाता है ना, मोसाद ने जब मारा था जो उनके कुछ प्लेयर्स, जहाँ तक मुझे याद है, उन पर हुआ था, तो हाँ, तो किया था, एग्जाम्पल दिया जाता है कि मोसाद। देखिए, हर देश की अलग एक डॉक्ट्रिन होती है कि अगर हमारे एसेट्स फॉरेन टेरिटरी में काम करेंगे तो कैसे करेंगे। भारत
की जो डॉक्ट्रिन है वो, या जो कन्वेंशन कहें, कन्वेंशन जो है भारत का, वो इजराइल से अलग है इस मामले में। कोई उदाहरण नहीं दिखता है पिछले कई सालों में कि भारत के एजेंट्स कहीं जाके एक्टिवली कर रहे हों, ऑफिशियल्स कर रहे हों। हमने जो खबर की थी उसमें हमने परिणाम दिखाया था, एंड दिखाया था। मीन्स के बारे में कैसे हो रहा है थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा होगा, थोड़ा बहुत कई चीज़ों के बारे में अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मीन्स के बारे में हमारी डॉक्ट्रिन इजराइल की तरह नहीं है। आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि चीज़ें अब बदल जाएंगी, क्योंकि इंटेलिजेंस को कई चीज़ें पता होती हैं। जब इस तरह की चीज़ें पब्लिक लाइफ में होने लगती हैं, जब खबरें बनने लगती हैं, लोग देखते हैं ऐसा हुआ है, तो कल को पॉलिटिकल लीडरशिप ये कह सकता है कि हम ये क्यों नहीं कर सकते। वो एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। तकनीकी तौर पे क्या ये संभव है? अगर इजराइल कर सकता है तो थ्योरी में तो संभव है, लेकिन आप फिर से आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसको करने के लिए उस स्तर की प्लानिंग, बहुत ही दूर की प्लानिंग, आज की नहीं, कल की नहीं, अगले 10 साल की, उस स्तर का इन्वेस्टमेंट। 10 साल तक आप कंपनी चला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि शायद 11वें साल में उसका हम उपयोग करें इस काम के लिए, तो उसमें कई सारे अननोन्स हैं। उस स्तर की दूरदर्शिता चाहिए, उस स्तर की प्लानिंग, उस स्तर की कैपेबिलिटी चाहिए। कैपेबिलिटी पे मुझे नहीं लगता कोई संदेह है, टेक्निकल कैपेबिलिटी पे, लेकिन प्लानिंग और एक पॉलिटिकल विल और फिर उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत। हाँ, इस सवाल को अगर हम उल्टा कर दें, क्या भारत पे ऐसा हमला हो सकता है? पूछने वाला था। देखिए, कई सालों तक साथ काम करने का ये फ़ायदा होता है। आपको सवाल पूछना नहीं पड़ता, कई दफ़ा सवाल आपके चेहरे पे दिख जाता है। हाँ, चाइना। तो भारत पे क्या ये हो सकता है, इसका खतरा ज़्यादा है। हालांकि, और उसका कारण भी है, कई सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन में। अच्छा, ये एक बड़ा ही एक संयोग है। ये हमला हुआ उसके पहले हमारे विदेश मंत्री अभी जर्मनी गए हुए थे, श्री एस जयशंकर जी। जर्मनी में वो एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स को वहाँ के सवालों का जवाब दे रहे थे। वहाँ उनसे पूछा गया भारत में टेलीकॉम के बारे में, टेलीकॉम के ट्रांसफॉर्मेशन, 5G के बारे में, कि आपने तो बड़े पैसे खर्च कर दिए, ज़्यादा खर्चा किया, क्यों किया? कई लोगों को पता नहीं इस बात का कितना अंदाज़ा है। भारत में जो हमारा 5G रोल आउट हुआ, थोड़ा लेट हुआ। बाकी यूरोप, साउथ कोरिया, अमेरिका, इन सारे देशों से हमने अपने यहाँ बाद में देरी से शुरू किया, और हमारा 5G रोल आउट थोड़ा महंगा भी हुआ, जो आइडियली भारत में जो होना चाहिए जिस रेट में, थोड़ा महंगा हुआ। और विदेश मंत्री ने इस चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, और ये हिजबुल्लाह वाले हमले से पहले की बात है, 1 हफ्ते पहले। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही जो सबको समझना चाहिए, कि जो हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं और सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये तो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने 5G रोल आउट में चाइनीज़ कंपनीज़ या साउथ कोरियन कंपनीज़ या यूरोपियन कंपनीज़ को नहीं इस्तेमाल किया। हमारा जो स्टैक है वो इंडिया स्टैक है, हमारा 5G स्टैक इंडिया स्टैक है, यानी सारे के सारे उसके तत्व जो हैं वो भारतीय हैं। हमने कोई आर्किटेक्चर में फॉरेन एलिमेंट्स इस्तेमाल नहीं किए। उनका ये कहना था कि अभी आपको लगेगा कि ये महंगा है, या ये हो सकता है कि इसमें समय लग गया, जो 3 साल पहले हो सकता था वो 3 साल बाद हुआ। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो ये महंगा नहीं है, क्योंकि फिर सुरक्षा की कीमत क्या होती है। अगर हिजबुल्लाह के पास अपना स्टैक होता तो 5,000 बम नहीं फूट रहे होते। अब सरकार इस मामले में सोच रही है, ये तो क्लियर है,
लेकिन अभी भी ऐसे कई सारे फील्ड्स हैं, कई सारे फील्ड्स। आपको याद होगा गलवान के समय एक रिपोर्ट आई थी, अमेरिका की एक सिक्योरिटी एजेंसी है प्राइवेट, रिकॉर्डेड फ्यूचर, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। अभी अभी उस कंपनी को एक हमारी जो आप कार्ड यूज़ करते होंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो मास्टर कार्ड कंपनी ने उस सिक्योरिटी कंपनी को ख़रीद लिया। एक अलग मुद्दा है, इस पर किसी दिन बात करेंगे। उस साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने ये खुलासा किया था कि गलवान के समय भारत के कई पावर ग्रिड्स पे चाइना की तरफ से साइबर अटैक हुए। कैसे हुए? ऐसा नहीं है कि आपके साइबर आपके जो ग्रिड्स थे उनकी सिक्योरिटी नहीं थी, प्रॉपर सिक्योरिटी थी। अब आप कहीं भी ऑफिस में जाते होंगे, वहाँ आजकल एक कॉमन है, घरों में भी होता है, सीसीटीवी कैमरा। अब ये बिल्कुल वैसा ही है कि ताला तो मजबूत लगा दिया, दरवाज़ा कितना मजबूत है। पूरी सिक्योरिटी थी, अच्छी सिक्योरिटी थी ग्रिड्स की, लेकिन उससे इतर सीसीटीवी कैमरास, इस देश में ज़्यादातर सीसीटीवी कैमरा उस समय तक चाइना से आते थे या चाइनीज़ कंपनी से जुड़े हुए। फिर वही सप्लाई चेन का इशू हो गया। कहीं ना कहीं उस सप्लाई चेन को एक्सप्लॉइट किया गया, चाइना ने किया। हमें रिकॉर्डेड फ्यूचर के हवाले से इतना पता है कि सीसीटीवी कैमरेज में जो कमज़ोरियाँ थीं उसका इस्तेमाल हुआ और अटैक हुआ हमारे पावर सेक्टर पे, और चाइना से जुड़े हुए एक्टर्स ने किया। तो सिर्फ 5G स्टैक से पूरी बात नहीं बनेगी। हमारे सरकारी और पब्लिक लाइफ में कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जितनी चीज़ें हम सुनते हैं ना, मेक इन इंडिया आज के डेट में कोई सरकारी या, और इस घटना के बाद ये कोई सरकारी या कोई बिजनेस का नारा नहीं है, अब ये आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो कहीं भी आप जो चाइनीज़ हार्डवेयर देखते हैं जिसका कम्युनिकेशन से लिंक हो, कम्युनिकेशन क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ, या आपके विदेश मंत्री ने क्यों कहा कि कम्युनिकेशन, अगर वो चीज़ मान लीजिए ये कुर्सी है, ये कुर्सी अगर चाइना से बन के आई है, अब एक बार ये यहाँ आ गई तो यहाँ की हो गई। चाइना इसका कुछ नहीं कर सकता, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारा फ़ोन, हमारा सीसीटीवी कैमरा जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइसेस जो इंटरनेट से दूर से कंट्रोल हो जाते हैं, रेडियो सिग्नल से दूर से कंट्रोल हो जाते हैं, वो अगर किसी ऐसे सप्लाई चेन से आ रहे हैं जिसका इस्तेमाल हमारे कोई देश का दुश्मन कर सकता है, तो वो आने वाले समय में अगर उसकी क्षमता हुई, अगर उसको मौका मिला, उसका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ कर सकता है। ये हमारे लिए सीख है। अगर आप एक सवाल पूछें, शायद जो आप पूछने वाले हैं, कि इस पूरी घटना से हमारे लिए सीख क्या है। लेबनान, चलो ठीक है भाई, इजराइल लेबनान का झगड़ा है, हमारा क्या, हमसे तो हज़ारों किलोमीटर दूर है, हमें तो कोई मतलब नहीं है, कोई हमारा पड़ोसी नहीं है। लेबनान से ये सीख है हमारे लिए कि लेबनान में जो हुआ, हिजबुल्लाह के साथ जो हुआ, वो भारत में वो हमारे साथ ना हो। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हमारे जो भी हैं, उस पे हमारी आत्मनिर्भरता हो। वो कहाँ से आ रहा है, कौन बना रहा है, वो हमें पता होना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से आपको ज़रूरत पड़ी, आप यूरोप में, अमेरिका में, कहीं और किसी प्राइवेट कंपनी के पास गए, आपने टेंडर फ्लोट किया, उन्होंने दिया और आपने उसे रोल आउट कर दिया। कल को वो चीज़ आपको, किसी भी देश को, ये नुकसान कर सकती है। अभी आप ओपन सोर्स देखते हैं, इंटेल देखते हैं, साइबर स्पेस पर पूरी नज़र दुनिया में रखते हैं आप नज़र, आप और आपकी टीम भी। अभी जो इंडिया है, जो भारत है, वो आपको साइबर में, साइबर सिक्योरिटी में कहाँ स्टैंड उठा हुआ दिखता है, कहाँ दिखता है? इसके तो कई अलग अलग जवाब हो सकते हैं। अगर एक एस्पेक्ट की बात करें तो कुछ मामलों में हमारा देश इस मामले में बड़ा बदनाम भी है। पिछले कुछ सालों में ख़ास तौर पे हमने देखा है कि वेस्ट में कई सारी जो साइबर क्राइम्स रिपोर्ट हुई हैं वो हमारे यहाँ से चल रही थी। और जब हम कह रहे हैं हमारे यहाँ से चल रही थी, मतलब जहाँ हम बैठे हैं, ये जो
दिल्ली गुरुग्राम का जो इलाका है ये इसी इलाके से चल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि जामताड़ा एक जो बदनाम है, या मेवात में जो हो रहा है आजकल साइबर क्राइम के सिलसिले में, भारत से होने वाले कई सारे साइबर क्राइम्स पूरे दुनिया में आइडेंटिफाई किए गए हैं। अभी अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, तो कैपेबिलिटी तो है। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री पिछले करीब 30 सालों में बहुत बहुत ग्रो कर चुकी है। रहा सवाल इंडिजीनियस सॉल्यूशंस बनाने का, उसमें आप देखें हम सर्विस प्रोवाइडर अच्छे हैं। कल को अमेरिका ने, किसी अमेरिकी कंपनी ने कुछ नई चीज़ बना दी, एआई बना दी, उस एआई का जब आप देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, तो यहाँ की कंपनीज कर रही होंगी। लेकिन जहाँ इनोवेशन की बात आती है, नया प्रोडक्ट बनाने की बात आती है, वो एक रिसर्च इंटेंसिव फील्ड है, वहाँ बहुत पैसा लगाना पड़ता है, कई दफ़ा वो पैसा व्यर्थ होता है सालों तक। वहाँ पे अभी भी अगर हम एक देश की तरह बात करें तो कहीं ना कहीं भारत ने अभी अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं किया। ऐसी कंपनीज क्यों, ऐसा क्यों है? गूगल अमेरिका से बन के आती है, एप्पल अमेरिका से बन के आती है, सैमसंग कोरिया से बन के आती है, ऐसा क्यों है? हम उसको इम्प्लीमेंट करने वाले बन जाते हैं। हम जैसे एआई का एग्जांपल दिया मैंने, तो अभी टेक्नोलॉजी के कोर पे हर जगह एआई इम्प्लीमेंटेशन का काम चल रहा है। लेकिन ओपन एआई फिर से अमेरिका से आई, गूगल जेमिनाई बना रहा है, वो फिर से अमेरिकी ये है। तो हम इम्प्लीमेंटेशन में आगे हैं, हमारी कंपनियां सर्विस प्रोवाइडर हैं। इनोवेशन, नया कुछ बना लेना R&D में पैसा डाल के, वो अभी हमें वो स्टेप अभी क्रॉस करना है, उसमें हम अभी पीछे हैं। एक आखिरी मेरा सवाल ये है कि ये जो पेजर अटैक हुआ, नए तरीके का, पूरा इंटरनेट पे हर कोई जानना चाह रहा, भारत में तो वैसे भी लोग सब कोई जानना चाहता पूरे वर्ल्ड में, इस अटैक के बाद कितना कुछ बदलेगा इंटेल की दुनिया में, या जो प्रॉक्सी वॉर होते हैं एक दूसरे के दुश्मन, कितना कुछ भविष्य में आप बदलता हुआ देख रहे हैं? देखिए भविष्य में क्या होगा ये तो ना हमें पता है ना अटैक आपको पता है, लेकिन एक चीज़ पर तो पूरे विश्वास से वो हम लोग कह सकते हैं कि जब भी किसी काउंटर ऑफेंस की बात होगी, जवाब देने की, तो एक प्रपोजल होगा कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आप कोई नेता हैं, आप कोई पॉलिसी मेकर हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप कल इस तरह का कोई कमांड दें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आज आप इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। एक चीज़ ज़रूर होगी जो होनी चाहिए, और जैसा कि विदेश मंत्री ने पहले भी कहा है, मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन को लोग और सीरियसली लेंगे। अभी भी पब्लिक स्पेस में कई चीज़ों पर, कई जगह पर सप्लाई चेन आपके खुले हुए हैं, बहुत एम्बिग्युइटी है वहाँ पर, वो कौन बना रहा है, कहाँ से आ रहा है, कई चीज़ें ओपन मार्केट से आ रही हैं, मिलिट्री में नहीं इस्तेमाल हो रही होंगी, लेकिन अगर वही चीज़ किसी सरकारी ऑफिस में इस्तेमाल हो रही है, वही चीज़ किसी पब्लिक प्लेस पे इस्तेमाल हो रही है, वो फिर से आपको नुकसान कर सकती है। अब मान लीजिए रेलवे है, रेलवे कोई मिलिट्री का वो तो है नहीं, लेकिन अगर क्राइसिस के समय आपका रेलवे बैठ जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एयरपोर्ट्स हैं, बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ अगर सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं, अगर उसकी सिक्योरिटी की हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस चीज़ पर और ज़्यादा अब सरकारें सोचेंगी, पॉलिसी मेकर्स जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सोचेंगे कि जहाँ भी रिमोट कम्युनिकेशन का स्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डिजिटल हो, जहाँ भी दूर से कोई चीज़ कंट्रोल हो सकती है, सिग्नल रिसीव कर सकती है, सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर सकती है, वहाँ पे कोशिश होगी कि भाई सप्लाई चेन सिक्योर हो, और सप्लाई चेन भरोसे वाला हो, अपना हो, या आप जैसे अभी भी मिलिट्री के लिए भी आप कई चीज़ें बाहर से खरीदते हैं, आप फाइटर विमान फ्रांस से खरीदते हैं, लेकिन वो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप मार्केट प्लेस से नहीं खरीद रहे। तो इन चीज़ों में मेरे ख्याल से अवेयरनेस तो ना सिर्फ भारत में, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में आएगी। खैर, शुक्रिया अंकित जी, आप यहाँ आए हमारे शो में और बहुत सरल भाषा में जो हमारे दर्शक हैं उनको सिखाया है या बताया है कि किस तरह से जो पेजर बम से धमाका किया गया, जिसमें हिजबुल्लाह से जुड़े 37 लोग मारे गए, और ये भी बताया हमें कि किस तरह से आने वाले दिनों में ये जो अटैक है वो काफ़ी कुछ बदलेगा। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।